हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंसुरेशन 2D का एक और ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक समतल पर 4 रेखाखंड से घिरा हुआ भाग जो है वो चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चतुर्भुज कितने प्रकार का है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होता है, तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। आप कहेंगे स्क्वायर होता है सर, रेक्टेंगल होता है, आपके रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, काइट होता है, ट्रेपेजियम होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। लेकिन रुकिए थोड़ा सा, यहां पर आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं टाइप पूछूं आपसे तो आगे से आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेके आएंगे और बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल मुख्यतः मेनली देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओनली। मुख्यतः 2 प्रकार का चतुर्भुज होता है। तो आप कहेंगे कि बाकी के कहां चले गए, तो आइए मैं दिखाता हूं बाकी के कहां चले गए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मेरे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आइए, क्वाड्रिलेटरल के प्रकार मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल होता है 2 प्रकार का, मुख्यतः मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो कौन कौन सा होता है? एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज होता है और एक होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम जिसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे ये 2 प्रकार, तो बाकी के कहां गए? तो सबसे पहले आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में। एक्चुअल में पैरेललोग्राम क्या है, क्या होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो कोई भी 4 भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति को बोलते हैं चतुर्भुज, और एक विशेष प्रकार का जो चतुर्भुज होता है जिसको हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, साफ लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। इसके कुछ गुण होते हैं, इन गुणों के आधार पर हम बोलेंगे ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहला गुण क्या कहता है साहब? देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज को पहले बहुत अच्छी तरह से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ दिमाग में डालना। एक एक सवाल मैं आप लोगों को करवा दूंगा, कितने से कितना कठिन हो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे, मैंने नंबर भी दे दिया, आप मुझे कोई सवाल ना बने तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बोल सकते हो कि सर ये कोई टिपिकल सवाल है, मुझसे नहीं बन रहा। ठीक है, तो कर सकते हो आप मुझसे इस तरह से संपर्क। आइए, सबसे पहला लाइन क्या बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, विपरीत भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे AB बराबर है CD और BC के विपरीत कौन सा है? AD। तो BC के बराबर है कौन सा? जैसे AB के बराबर है CD और BC के बराबर है कौन सा? AD। विपरीत भुजाएं समांतर तथा बराबर। समांतर का मतलब इन दोनों भुजाओं में समान अंतर रहेगा किसी भी बिंदु पर। ठीक है, कोई भी डिफरेंस देखोगे किन्हीं 2 बिंदुओं का तो समान अंतर दिखाई देगा आपको। दूसरा पॉइंट बोल रहा है डायगोनल डिवाइड ईच अदर, डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर इन 2 इक्वल पार्ट्स। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजन का मतलब समझते हो कि जहां पर भी विकर्ण मिलेगा ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर डिवाइड होगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। विकर्ण जहां पे काटेंगे वो जो डायगोनल है वो आधा आधा डिवाइड होगा। ऊपर आधा मतलब 10 सेंटीमीटर का है तो 5-5 में डिवाइड होगा, 12 का है तो 6-6 में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से विकर्ण जिस बिंदु पर काटते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। मतलब आधा भाग ये, आधा ये, आधा ये, आधा ये मान लो ऊपर काट रहा है। ठीक है, तो AO बराबर OC, BO बराबर BOD। आगे आइए, अपोजिट एंगल आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये रहेगा। ठीक है भाई, जितना कोण ये है उतना ही ये रहेगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये रहेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? जो ये है वो ये है, जो ये है वही एंगल ये है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी आसन्न कोणों का जोड़ होता है 180। आसन्न कोण से मतलब होता है, आसन्न से मतलब होता है पास पड़ोस, एडजेसेंट से मतलब पास पड़ोसी जो एंगल होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 होता है। कहने का मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 180 का सम, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो 180 का सम, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो 180 का सम होता है। तो ये 4 गुण है। इसके अलावा थोड़ी सी और बात समझिए, अपोजिट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यहां पर अपोजिट ट्रायंगल से मतलब यह है कि जैसे ही आपने इसमें 2 विकर्ण खींचे ना भाई, जैसे ही इसमें आपने 2 विकर्ण खींचे तो यहां पर 4 चतुर्भुज में ये डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है ये पैरेललोग्राम। ठीक है,
अब होता क्या है कि ये वाला और ये वाला त्रिभुज अपोजिट आर कॉन्ग्रुएंट, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर, दोनों की भुजाएं बराबर, सर्वांगसमता का मतलब ये है। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सर्वांगसम रहेगा। कारण बिल्कुल क्लियर है, ये जो साइड है और ये जो यहां पर ए बी साइड है, यहां पर सी डी साइड है, ये दोनों साइड आपस में बराबर, पहली बात। दूसरी बात, जितनी साइड ये है क्या उतनी साइड ये है, आप बोलेंगे यस, क्योंकि आधी आधी डिवाइड होती है। और जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, आप कहेंगे यस बराबर होगी, क्योंकि आधी आधी डिवाइड होती है। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाएं आपस में बराबर होने के कारण ये दोनों विपरीत त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, अर्थात क्षेत्रफल में बराबर हो गए। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा सा गौर करना। विपरीत त्रिभुज सर्वांगसम रहे, लेकिन बोला गया चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब ये कैसे हो गया? अब देखिए ये कैसे हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो ये थी, एरिया तो इनके बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे हो गया भाई? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो अलग अलग है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर तो नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे बराबर हो गया? ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, जरा गौर कीजिएगा। ये जो ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी सी, बी सी डी, इसको ले लो ट्राइंगल। कौन सा? बी सी डी ट्राइंगल को देखना जरा। अब हुआ क्या कि ये तो था डायगोनल, लेकिन इसी ने यहां पे खेला कर दिया। वो क्या किया, सुनो जरा। यहां पर जो सी डी है ना, वो यहां पर ये सी से लेकर जो डायगोनल खींचा जा रहा है, आप बी सी डी वाले ट्राइंगल में देखोगे तो ये जो है ना, ये दोनों बराबर बराबर पार्ट्स में। केवल इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो ये यहां पर सामने वाली भुजा सी से जो लाइन आ रही है, वो सामने वाले जो साइड है उसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये मीडियन का काम कर रही है। और अगर ये मीडियन का काम कर रही है, माध्य का काम कर रही है, इसका मतलब इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है कि भाई विपरीत ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ये एक जबरदस्त पॉइंट है यहां पर। उसका रीजन केवल ये है कि ये मीडियन का काम कर देती है, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि एक त्रिभुज में कोई सी भी अगर मीडियन खींचोगे, मीडियन का मतलब शीर्ष से खींचे जाने वाली एक रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ये माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू इक्वल एरिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे ये कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, लेकिन अब कुछ बात और कर लेते हैं ना, कुछ स्लाइड है मेरे पास, कुछ और बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि बाकी के जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में सब पैरेललोग्राम के ही रूप हैं, जो बाकी के कुछ मतलब पैरेललोग्राम के अंतर्गत आते हैं, कुछ पैरेललोग्राम के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो ट्रेपेजियम के साइड में चले जाते हैं। आइए, तो यहां पर एक और छोटी सी जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम का, क्योंकि आप मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एरिया पैरामीटर से संबंधित बात, और हम वही बात कर रहे हैं जनरली। तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है? तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बस इतना करना है पैरेललोग्राम का एरिया के लिए। अच्छा, एक बात और, इन केस आपको मान लीजिए आधार की मान ए दिया गया है, ये लाइन, दूसरी लाइन आपको बी दे दी गई है, और इन केस ये जो है ना हाइट आपको मिस करके बोल दिया, यहां पर एंगल आपको दे दिया कोई थीटा, तब आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे, इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब पैरेललोग्राम का एरिया तो एक ही प्रकार से निकलता है, एक आधार गुणा ऊंचाई से, बेस इंटू हाइट से। तो आप बेस की जगह पे तो आप मान लो ए ही लिखेंगे, और हाइट नहीं है, लेकिन मान लो हाइट की जगह पे आपने एच लिख दिया, और एच आपको दिया ही नहीं सवाल के, उसके अलावा आपको ये वाली साइड दे दी, बीच का एंगल दे दिया गया। तो आप केवल इस ट्राइंगल पे गौर करना, इस वाले पे, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, इस पर, जैसे इस वाले ट्राइंगल पर। ठीक है, और आपको इस्तेमाल करना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है?
इसके लिए, सॉरी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज h एंड हाइपोटेनस इज b। तो h का मान क्या आ गया आपके पास b sin थीटा, h का मान क्या आ गया b sin थीटा, h की जगह पे उठा के वैल्यू रख दो और आपकी बात ये बन गई। और आगे से अगर आपके पास ये कंडीशन दी जाए कि आधार दिया गया है, मतलब दो साइड्स दी गई, बीच का एंगल दिया गया हो, पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए तो ए बी साइन थीटा से आप उसका एरिया निकाल सकते हो। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी पैरेललोग्राम की। अब बात ये आती है कि जैसा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने दो प्रकार के पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल बताए, लेकिन बाकी के स्क्वायर, रोम्बस और जो रेक्टेंगल है वो कहाँ चला गया। तो क्या लिखा है देखो जरा ध्यान से, समांतर चतुर्भुज के प्रकार, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखा है? टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ये सभी समांतर चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको यह समझ लेना है कि जो पैरेललोग्राम है अगर वो पिता है तो ये सब उसके बच्चे हैं, ऐसा समझ लेना। ये सब एक ही कैटेगरी है। अगर मैं कहूं स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम और रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हैं ये वर्ग पे भी लागू हैं, स्क्वायर पे भी लागू है, रेक्टेंगल आयत पे भी लागू है, रोम्बस और समचतुर्भुज पे भी लागू है, ये सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ अलग विशेष गुण होते हैं, वो अलग की बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो क्या आप स्क्वायर, अगर बेस इसका a है और ऊंचाई इसकी a है, बेसिकली ऊंचाई क्या होती है? सामने वाले भुजा से अगर आप सीधे परपेंडिकुलर खींच दोगे, परपेंडिकुलर मतलब सीधी रेखा जो 90 डिग्री पर गिरे आगे, यही तो ऊंचाई होती है। तो आधार गुणा ऊंचाई आपने यहां पे भी किया और इसका एरिया बोला साइड इंटू साइड ए स्क्वायर। रेक्टेंगल के केस में भी आपने यही काम किया। मान लीजिए लंबाई l है, आप रेक्टेंगल का एरिया जानते हो l इंटू बी से, लंबाई गुणा चौड़ाई से। लेकिन आप ये भी सोचो कि आधार गुणा ऊंचाई भी तो है, यहां पर एक ही तो बात है कि आधार l है, ऊंचाई b है और ये एंगल 90 डिग्री का है। दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। बात समझ पा रहे हो? और रेक्टेंगल के केस में भी आप यही काम कर रहे होगे। मान लो ये a है और ये साइड आपको नहीं दी गई, लेकिन हाइट इसमें दी जाएगी, तो इसका भी एरिया आप रोम्बस यानी समचतुर्भुज का एरिया भी कैसे निकालोगे? a इंटू एस से। ठीक है, अब इनके एक विशेष गुण होते हैं, कुछ विशेष गुण सबके अलग अलग हैं, उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन इसके गुण के आधार पर इनको सॉल्व करने के कुछ और तरीके होते हैं, उन पे हम बात करेंगे आगे। लेकिन आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, ये सब जो होते हैं टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। ये पैरेललोग्राम अलग नहीं है, ये उसी के प्रकार हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाता हूं, कुछ और बात करता हूं। अब बात आती है पैरेललोग्राम लॉ, जानना जरूरी है। कोई भी पैरेललोग्राम बनता है, कोई भी समांतर चतुर्भुज बनता है, जब कोई समांतर चतुर्भुज बनता है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि 2 गुणा ए बी का स्क्वायर, या मैं सीधे बोलूं कि इस सारी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होता है उनके विकर्णों के वर्गों के जोड़ के। अब सारी भुजाओं को जोड़ूंगा तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर, सारी भुजाएं जुड़ गई। अब होगा क्या कि अब जितना ए बी है उतना ही तो सी डी है, इसलिए मैं 2ab के स्क्वायर लिख दूंगा, और जितना BC है उतना ही तो AD है, और इस वजह से मैं 2AD का या 2BC का स्क्वायर लिख सकता हूं। इस वजह से मैंने कहा चारों भुजाओं का जोड़, तो आपके पास ये लिखा हुआ है, 2 को कॉमन ले लिया, 2 बार AB आया है क्योंकि AB जो है वो CD के बराबर है। ठीक है, बराबर होता है उनके विकर्णों के जोड़ के बराबर, क्योंकि वर्गों के जोड़ के बराबर, तो AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम लॉ में आप इस चीज को मतलब जानना आपको जरूरी है कि भुजाओं के वर्गों का जोड़, सभी भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होता है विकर्णों के वर्गों के जोड़ के। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा कि सारी भुजाओं को जोड़े। जैसे ए बी का स्क्वायर नहीं समझ में आई तो मैं एक बार लिख देता हूं, हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो, क्योंकि ये सब बात मैंने वर्बली बोली है। ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मैंने ये बोला था। अब मैंने कहा भाई साहब जितना ए बी है उतना ही तो आपके पास सी डी है, तो इसकी जगह पे मैं ए बी का स्क्वायर लिख दूंगा, और जितना ए डी है
जितना एडी है उतना ही तो मेरे पास बीसी है, तो मैं बीसी की जगह पर एडी लिख दूंगा। और 2 बार एडी आ रहा है, 2 बार एबी आ रहा है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये फार्मूला आपके पास बन गया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे मैं बढ़ता हूं, कुछ और बात करता हूं। देखो, क्वाड्रिलेटरल काफी टाइप से बन सकता है, मतलब 4 भुजाएं लो और कैसे भी करके इनको जोड़ के ऐसा करके ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो, किसी प्रकार का। हम मुख्यतः पढ़ते हैं 2 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल, जिसमें मैंने अभी ये चर्चा की, लेकिन 4 भुजाओं से निर्मित एक बंद आकृति तो कैसे भी हो सकती है, ठीक है। वो इर्रेगुलर टाइप में आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर लो, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल उठा लो, किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटरल उठा लो, अगर आप उसके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाते हो तो जो अंदर बनने वाली आकृति होती है वो एक समांतर चतुर्भुज ही बनती है। इस बात को अपने दिमाग में रखना, कई बार छोटी छोटी बातों पे भी सवाल आते हैं। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। जैसे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रेपेजियम है, कुछ भी है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाएं वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसी, मतलब ये बराबर भी हो सकती हैं, समांतर हो सकती है, नहीं भी हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। कैसा भी 4 भुजाएं हैं। अगर मैं इस लाइन का मिड पॉइंट लूं, ये जैसे मैंने लिया, इसका मिड पॉइंट लूं, ये मैंने लिया, इसका मिड पॉइंट लूं, ये लिया, इसका मिड पॉइंट लूं, ये लिया। अगर मैं चारों मिड पॉइंट्स को मिलाता हूं तो मेरे पास जो आकृति आती है वो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की आती है। कैसे आती है जरा देखो। एक बात बोलो, आप ट्राइंगल देखना जो मैं बोल रहा हूं उसको, ABD, ठीक। इसमें ये मिड पॉइंट से इसको तो मैंने मिला दिया, लेकिन अगर मैं इसको देखूं, इस लाइन को, तो मैं इस ABD वाले ट्राइंगल में ये पाऊंगा कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, H है वो AD का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस लाइन के बराबर आधी भी होगी, सॉरी बराबर नहीं, आधी होगी और समांतर होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। आपको ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्राइंगल की ये होती है कि साहब कि अगर आप मध्य बिंदुओं को मिला देते हो तो ये वाली लाइन इसकी आधी भी होती है और इसके समांतर भी होती है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो जब ये वाली लाइन इसके आधी हो गई और समांतर भी हो गई, सेम एज जब मैं BCD वाले ट्राइंगल में देखूंगा तो ये वाली लाइन इसके आधी हो गई, उसके समांतर भी हो गई। तो ये लाइन इसके आधी है, ये लाइन इसके आधी है। पहली बात, ये दोनों लाइन जो हैं वो इस लाइन के आधी है, इसका मतलब ये लेंथ में आपस में बराबर होंगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में बराबर होगी। और ये इसके समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में समांतर भी होंगी। तो ये दोनों लाइन बराबर भी मिल गई और समांतर भी मिल गई। विपरीत भुजाएं बराबर भी मिल गई, समांतर भी मिल गई। मैं क्या बोल सकता हूं इसको, ये है पैरेललोग्राम। आप कहोगे बाकी के 2 भुजाओं के साथ क्या हुआ, तो सेम वही काम हुआ। कैसे, GH को आप देखें, ये वाली लाइन इसके आधी भी है, AC के GH लाइन है AC की आधी भी है और समांतर भी है। वैसे ही EF जो लाइन है वो AC के आधी भी है और समांतर भी है। इसका मतलब ये इसकी आधी है, ये इसके आधी है, ये दोनों जो हैं इसके सापेक्ष आधी है, अर्थात लंबाई में बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। तो ये प्रूफ हुआ कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साथ ऐसा होगा कि आप उसके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो वो एक समांतर चतुर्भुज बना देगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए सवालों की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सभी सवाल अभी मैंने पैरेललोग्राम के लिए और कुछ बात हम सवालों के साथ सीखेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमने समझ ली, डेवलप कर ली। अब मैं कुछ बात आपको सवालों के साथ सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस सवाल को अगर मैं आपसे बोलूं कि कीजिए, तो एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाएं क्रमशः 15 और 18 सेंटीमीटर की हैं। यदि 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज से क्या मतलब है, ये मैंने बना लिया एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम मेरे पास ये बन गया। ध्यान से समझिएगा सारी बात। मान लीजिए ABCD। अब बोला गया कि 2 आसन्न भुजाओं 15 और 18 सेंटीमीटर है। पूरी बात को सुनना, अभी इतना चीज़ों को ऐसा मत सोचना कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन मालूम भी है तो भी मैं कुछ
एक्स्ट्रा ही बताऊंगा आपको, तो ध्यान से समझिएगा। बराबर भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने बराबर लिख दिया। फिर बोला गया कि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजाएं कौन सी हैं भाई साहब, छोटी भुजाएं कौन सी हैं ये। अब एक्चुअल में ये छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ये पूछ रहा है, होना चाहिए सवाल के अंदर छोटी भुजाओं की लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो जो कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, ये है आपके पास 12 सेंटीमीटर। और पूछा गया बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, ये आपसे पूछा गया ये दूरी कितनी है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या इस सवाल के अंदर अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल बना के दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इजी लगेगा। कैसे, देखो एक्चुअल में क्या है ना कि मान लो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, सीधा साधा खड़ा था बेचारा, 90 डिग्री के सारे एंगल थे इसके, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे इसको धक्का मार दिया, जैसे इसको धक्का मार दिया ये झुक गया, जैसे ये झुक गया तो ये पैरेललोग्राम की शेप में आ गया, अर्थात इसको मैं समांतर चतुर्भुज जो विशेष प्रकार है मैं उसमें बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पुश किया तो ये मेरे पास ये फिगर बन गया, आप ऐसे समझो, ठीक। और ये एंगल जो है 90 डिग्री से ये कम हो जाएगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये बढ़ जाएगा, जितना ये जैसे 90 डिग्री से कम हुआ है उतना ही बढ़ जाएगा केवल पुश करने से, ठीक। अगर मैं इसको वापस से सीधे 90 डिग्री खड़ा कर दूं तो मेरे पास फिर रेक्टेंगल नजर आएगा। अब ये जो चीज है ना, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, यहां पर देखो कैसी लगेगी ये हाइट जो है ना, अगर मैं इसको सीधा ऐसे खड़ा करूं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या बनेगा यहां पर, जरा गौर करना इस बात पर। 15 और 18 था, अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर दूं, पहले मैं रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैं देखता हूं 15 जो है 3 से कट गया 5 बार, और 15 8 या ये मैंने जो है सॉरी 3 से काटा ही इसको 6 बार, सॉरी 6 बार, 18 था ना, छह बार, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब जस्ट कंपैरिजन, आपको ये जो है ना, ये रेशियो जो साइड है वो रेशियो में कन्वर्ट कर ली मैंने। 6 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 12 है, 6 की वैल्यू 12 है, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 2 होगा। आइए इधर 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 12 हो गई, ये दुगना हो रहा है, इसका मतलब 5 भी दुगना होगा, ये हाइट बन जाएगी 10। केवल इतनी सी एक बात से इस सवाल का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और ये तो मैंने फिगर बना के दिखा दिया, और अगर आपको फिगर में ये चीज़ को नहीं देखना है तो आप इधर भी देख सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग जब बन जाती है सवालों को करने में, तो सीधे सवाल पता कैसे होता है कि भुजाएं 6 15 18 दी गई थी, काटिए इसको यहीं से, रेशियो बनाइए 5 6, ठीक है। अब बोला गया कौन सी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, यानी 6 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी, तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। सीधा एक ऑब्जर्वेशन से आप इसके आंसर पे टिक लगा सकते हैं। अन्यथा आप लोग क्या करेंगे, तो एक बेसिक सा एक और तरीका होता है, मैं उसको भी बता देता हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। तो भाई साहब ये सारी बातें आपको मैंने समझाई, वापस चलते हैं एक और तरीके पर। वो क्या होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया आप बेस इंटू हाइट से निकालते हो, ये बात सही है। ये h मेरे पास ये मिसिंग था, आप ऐसे भी कर सकते थे 18 गुणा h, आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लोगे। 18 बेस और हाइट कितनी है h। अच्छा, इसी पैरेललोग्राम को अगर मैं बेस इसको मान लूं तो हाइट ये हो जाएगी, तो आप कहेंगे यस 15 गुणा 12 से भी निकल जाएगा, ये सही है इतनी बात। अब बस सिंप्लीफाई कर दो भाई, आप इसको बेस और हाइट मानोगे तो इसका इस पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, इसको बेस और इसको हाइट मानोगे तो भी तो इसी पैरेललोग्राम का एरिया आएगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो बराबर ही रहेगा। समांतर चतुर्भुज का एरिया चाहे इसको बेस मानो चाहे इसको बेस मानो, दोनों बराबर लिख दिए, दोनों से क्षेत्रफल आने हैं। सिंप्लीफाई कर लो, काट दो 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 3 से 15 को काट दो 5 बार, h बराबर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी क्योंकि मैं वही बता रहा हूं कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, आप उससे उसको लिंक कर सकते हो, जो तरीका अभी मैंने पहले समझाया था। आइए इस सवाल को करते हैं। क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। बोला गया उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा का शीर्षलंब जो है वो कितना है, 20 इकाई का है। छोटी भुजा पर शीर्षलंब कितना होगा।
ठीक है। क्षेत्रफल का भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया, 5:4। ध्यान से समझना। देखो इस सवाल को मैं यहीं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं फिगर बना दूंगा और आप भी आगे से उसी बिना फिगर बना के ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी एक। जैसे ABCD एक पैरेललोग्राम है, भुजाओं का अनुपात दिया गया 5:4। ये 5 है और ये 4, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट साइड नहीं सेंटीमीटर में, इसको याद रखना, ठीक है ना। बोला कि क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है पूरे का। बड़ी भुजा का शीर्षलंब कितना है, 20 इकाई। बड़ी भुजा का शीर्षलंब, बड़ी भुजा पर शीर्षलंब, बड़ी भुजा ये है तो इसका जो शीर्षलंब है वो 10 यूनिट्स का है, ठीक है। आपसे पूछा गया छोटी भुजा का शीर्षलंब, तो भाई साहब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 100 वर्ग सेंटीमीटर शीर्षलंब, छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई। लो ये तो पहले जैसे तरीके से कर दो ना, ठीक है ना भाई, यही तो है ना। बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 इकाई, 20 इकाई है, 20 है ना, 20, तो ये 20 लिखो यहां पर। तो 4 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 20। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5। तो इस 5 की वैल्यू क्या होगी, इस 5, क्योंकि ये भी 5 होगा ना, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया 25। यानी ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां, ये 25 सेंटीमीटर की होगी। यहां पर एक्चुअल में मैं कुछ और समझ रहा था सवाल में, 100 वर्ग इकाई, मैंने कहा इसका कुछ योगदान होगा, लेकिन कुछ नहीं था इसका, ठीक है ना। तो ये तो पहले जैसा सवाल हो गया, ठीक है। आप इसको बेस इंटू हाइट से भी लगा सकते हो, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। जब सोचने का तरीका आएगा तो सीधा कहेंगे, क्या कहेंगे, 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू सीधे 25 पे टिक लगा दें। केवल ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए पेपर में सवाल सॉल्व करने के लिए। समझ पाए अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ो। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज मैंने फिर एक बनाया पैरेललोग्राम, और इसमें कहा गया कि दो आसन्न भुजाएं 60 सेंटीमीटर, आसन्न का मतलब होता है पास पड़ोसी, 60 और 40 सेंटीमीटर। फिर बोला गया कि एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 80 का है और दूसरा डायगोनल आपसे पूछा गया है, ठीक है। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक। अब एक ध्यान से एक बात, थोड़ी सी एक बेसिक बात है कि एक वैसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैं बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है ना भाई, अब इसमें बड़ा डायगोनल कौन सा होगा, तो बड़ा डायगोनल हमेशा ये होगा जो छोटे कोण से निकल रहा होगा, और जो छोटा डायगोनल होगा जो कि बड़े कोण से निकल रहा होगा। क्योंकि डेफिनेटली जब आप इसको पुश करोगे, जैसे मैंने रेक्टेंगल से इसको लिंक किया था, जैसे ही आप पुश करोगे तो ये वाला एंगल फैल जाएगा और ये वाला एंगल दब जाएगा। तो ये दब जाएगा तो ये इससे दूरी बढ़ जाएगी और इसकी दूरी कम हो जाएगी। तो आपसे मैंने क्या समझाया कि बड़े विकर्ण, बड़े कोण से निकलने वाला जो डायगोनल है, मैंने क्या बोला था, सवाल को करने के क्रम में भी हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, तो वो सब उसी का अभी बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं बेसिक प्रॉपर्टीज आपको दिखा दूं तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं रहती, सवालों को साथ साथ करोगे तो दिमाग ज्यादा अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे मैंने समझाया, ये बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया कि बड़े विकर्ण से निकलने वाला विकर्ण जो होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है छोटे एंगल से निकलने वाला विकर्ण, ठीक है ना। बड़े एंगल से जो डायगोनल है वो छोटे एंगल की तुलना में जो होता है वो छोटा होता है। आइए, यहां पर विकर्ण की लंबाई की बात कर रहा था 80, एक 80 है, दूसरे के डायगोनल, अच्छा एक की लेंथ 80 दी गई है, दूसरे की लेंथ मुझे नहीं पता, तो उसमें मुझे ये भी नहीं सोचना है कि छोटे से कौन सा निकल रहा, छोटा है या सी है बड़ा है, ठीक है, उसका मैटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसको सॉल्व करना है तो एक दो साइड्स दी गई, आपको ये पता कि 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। अभी अभी हमने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो पढ़ा, और वो ये कहता है कि इन दोनों के वर्गों को जोड़ आप जोड़ दो, अभी अभी जस्ट अभी खत्म किया वो चीज़ को मैंने। और विकर्णों का मान लो इसको कुछ नाम दे दो, ए बी, इसको सी, इसको डी। तो विकर्ण, एक विकर्ण तो 80 है तो 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कह दो, मान लो इसको, सिंप्लीफाई कर लो इसको, ठीक है। और ये दूसरा विकर्ण की लेंथ आ जाएगी AC, आपने 80 बोल दिया तो इसको BD कह लो भाई, दूसरा विकर्ण आ जाएगा। सॉल्व करो इसको, 6 का 3600 और ये कितना होगा 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600,
जोड़ूंगा तो 5200 का गुणा ये 10,400, 10,400 में से 6400 इधर जाके घटेगा तो 4000 रह जाएगा, तो 4000 इसका मान हो गया बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का मान कितना हो गया, दूसरा विकर्ण कितना हो गया, वर्गमूल लगाऊंगा 4000 करूंगा। 4000 में 400 को 20 गुणा 20 लिख सकता हूं, और एक 10 अंदर रह जाएगा तो एक 20 बाहर ले लूंगा और एक 10 अंदर रह गया, और ये इसका आंसर हो गया 20√10। समझे, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ आपका काम कर गया और वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, उस पर सवाल बन गया। आगे देखिए, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं। एक सवाल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा सवाल है, लेकिन बात है कि एक पैरेललोग्राम पे सब सवाल हैं तो उसमें छोटे मोटे सब सवाल होंगे। समांतर चतुर्भुज का आधार 14 दिया गया, ऊंचाई 9 दी गई, क्षेत्रफल पूछा गया, 9 गुणा 14 कर दो 126 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जब हम पढ़ाएंगे तो छोटे सवाल भी हैं और अच्छे सवाल भी हैं, होंगे सब टाइप के, ठीक, हर बच्चा उनको पकड़ पाए। आधार गुणा ऊंचाई होता है ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आधार गुणा ऊंचाई मैंने कर दिया, 126 हो गया उत्तर। आगे देखो, बोला कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P तथा Q भुजा CD और AD पर कोई बिंदु है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P तथा Q CD और AB पर कोई बिंदु है, तो ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। एक समांतर चतुर्भुज मैंने यहां पर ये बना लिया, कौन सा है, A B C और D। बोला गया इसमें कि P और Q CD पर, P CD पर कोई बिंदु है और Q AD पर कोई बिंदु है, Q AD पर कोई बिंदु है। आपसे बोला गया कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल BQC, आप इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात बताओगे, ये आपसे पूछा गया। तो दोनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल जो रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। आप कहोगे कैसे होता है, तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, जरा बात को समझना। देखो, पहले एक पैरेललोग्राम मैंने यहां पर बनाया, ठीक, मान लो कि ये यहां से मैंने इसको एक मिलाया। आप जानते हो कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू, मान लो ये साइड A है, ये छोड़ो उसको, आधार यानी बेस इंटू हाइट से निकलता है पैरेललोग्राम का एरिया, आधार गुणा ऊंचाई से। जैसे ही मैंने इसको इससे मिलाया तो ये बन गया विकर्ण डायगोनल, और डायगोनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और ये एक यहां पर आपको ये डायगोनल ने क्या किया, इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 त्रिभुज में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल में देयर आर 2 ट्राइंगल्स, और एक ट्राइंगल का एरिया क्या निकलता है, 1/2। तो आप ये समझना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया निकला कैसे। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू आधार गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का कारण यही है जो मैंने यहां पर लिखा। मेरी बात समझे। अब होगा क्या कि मान लो कि ये वाला पॉइंट इधर था, ठीक है, ये इसका बेस है। आप कहोगे हाइट कहाँ है, तो हाइट होती है सामने वाले भुजा पे से सीधे आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो हाइट होगी। अब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इसको आगे बढ़ाने पर इस तरह से ही मिलेंगी कहीं जाके, ठीक है, क्योंकि समांतर का मतलब क्या होता है, किसी भी बिंदु पर 2 रेखाओं में किसी भी दो कोई लाइन जा रही है। अब इसमें कहीं पे भी कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनके जो आपस की दूरियां हैं वो बराबर ही बराबर होनी चाहिए, समान अंतर होना चाहिए बिंदु में, तभी वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। कोई रेखा पे असंख्य बिंदु हैं, इस पे असंख्य बिंदु हैं, तो अगर किन्हीं 2 बिंदु हैं तो कोई 2 पॉइंट्स के बीच में जो है जो डिस्टेंस है वो कहीं पे भी समान होना चाहिए, ठीक है, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये समांतर रेखाएं तो इनको आगे उसी रूप में मैंने आगे बढ़ा दिया, तो ये और यह जो होता है इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही इसकी ऊंचाई बोली जाएगी। तो उस केस में मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक। अब हुआ क्या, अब बात को जरा समझना यहां से। मान लो कि इस पॉइंट को मैं खींच के इस पॉइंट को इधर चिपका देता हूं, ठीक। अब होगा क्या, आपके पास ये वाला ट्रायंगल बनेगा। अब इस केस में भी आप क्या कहेंगे, आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई यही काम करेगी इसके लिए, जो यहां काम कर रही थी वही ऊंचाई है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं। अगर इस पॉइंट को चिपका के मैं यहां चिपका देता हूं उठा के, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, वही इस डिस्टेंस के बराबर है। आधार सबके लिए वही लिया जा रहा है, ऊंचाई सबके लिए समान है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो ये जो भी ट्रायंगल बन रहा है ये पूरे पैरेललोग्राम का आधा भाग रखता होगा।
मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट ही मैंने नहीं डाला यहाँ पर। बात समझ गए? ठीक है, इसमें बोला गया मध्य बिंदु है, मैं तो कहीं पे भी कोई बिंदु है। अच्छा, कोई बिंदु साफ लिखा हुआ है, हालांकि ये बात समझ रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये अगर इसको आधार मानूं और इसको हाइट मानूं तो इस ट्राइंगल का ये जो एपीबी वाला ट्राइंगल है ना, ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट रखेगा। और अगर मैं इसको बेस मानूं और ये जो भी इसकी हाइट रहेगी उससे निकालूं तो जो BQC का जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो भी पूरे पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट ही रखेगा। भाई क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे सीधा खड़ा कर दूं? बेस इंटू हाइट ही तो लगाऊंगा, या फिर मैंने ऐसे कर दिया फिर भी बेस इंटू हाइट लगाऊंगा। दोनों ही केस में आपके पास पैरेललोग्राम तो सेम है, एरिया तो सेम आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 1:1। तो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है, ये आप समझ पा रहे होगे अच्छी तरह से। ठीक है, अगर कोई पॉइंट में डाउट रहे कभी तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप जरूर लिख दिया करो अपने डाउट को। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा, मिसगाइड नहीं करूंगा। ठीक है ना? एक समांतर चतुर्भुज ABCD में A तथा Q भुजा BC और DC के मध्य बिंदु हैं। समांतर चतुर्भुज मिड पॉइंट है। क्या बोला गया? एक पैरेललोग्राम है, बना लिया हमने पैरेललोग्राम A, B, C और D। बोला गया यहां पर कि P और Q भुजा BC, इसका मिड पॉइंट P है और Q किसका है? CD का मिड पॉइंट क्या है? Q है। ठीक है, CD का मिड पॉइंट Q है। पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है। त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बताएं। ये जो ट्राइंगल है ना APQ, आपको इसका एरिया पूछा गया है। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया दिया गया था 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको केवल APQ जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है ना, इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल APQ। इस तरह से इसका एरिया ये पूछ रहा है। अब देखो, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे कहोगे 3/8 का गुणा कर दोगे 24 में और 9 पे टिक लगा दोगे, कॉन्सेप्ट पता है तो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा। तो मैं वापस से आपको ले चलता हूं आगे की ओर। तो चलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं वो क्या तरीका है। क्षेत्रफल का मैंने 3/8 करके सीधे 9 पे टिक लगाने की बात क्यों की? बेसिकली आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप जल्दी कर ले जाओगे। देखो होगा क्या कि ये एक मैंने बनाया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बनाया। मान लो कि इसका पॉइंट मैंने बोल दिया A, B, C और D। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया AB का। ठीक है, मान लीजिए इसको QP बोल दिया और CD का मिड पॉइंट मान लीजिए Q ले लिया। अब आपसे यही तो पूछा गया है कि ये जो ट्राइंगल बनता है वो पूरे पैरेललोग्राम का कितना भाग रखता है। ठीक है, या पूरे पैरेललोग्राम का या समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दे दिया गया, आपसे पूछा गया इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। तो 2 मिनट की बात है, ध्यान से तसल्ली से सुन लेना इस बात को। होगा क्या, जैसे इस लाइन को मैंने यहां से इसको मिलाया। आपको ये पता है ना कि पैरेललोग्राम कोई सा भी एक होता है, अगर मैं ये डायगोनल्स मिला दूं तो ये डायगोनल्स की इधर हाफ रहेगा, इधर हाफ रहेगा क्षेत्रफल में, एरिया में। तो मैंने कहा पिंक लाइन के इधर हाफ है और पिंक लाइन के इधर पैरेललोग्राम हाफ है। आपको ऐसे ही देखना है, पिंक लाइन के इधर पैरेललोग्राम हाफ है और पिंक लाइन के इधर पैरेललोग्राम हाफ है। समांतर चतुर्भुज आधा आधा। अब इसके बाद एक और बात कि किसी भी ट्राइंगल के पे जब आप मीडियन खींचते हो, यानी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन खींचते हो शीट से, तो वो भी ट्राइंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, आधा आधा डिवाइड करेगी। अभी मैंने कहा था पिंक लाइन के इधर हाफ है ट्राइंगल, और हाफ का भी हाफ ये रखा 1/4, आधे का भी आधा, और एक इसका आधे का आधा ये हो गया। मेरी बात समझे? तो मैंने ये कहा था साहब आपसे कि पूरा जो ट्राइंगल है ये पूरा आधा हो गया, और आधे का भी आधा यानी 1/4 और 1/4, ये मैंने 2 ट्राइंगल दिखा दिए। समझ गए होंगे बात को? आगे आ जाओ। अब सेम पिंक लाइन के इधर भी यही खेल चल रहा है, तो मैं कहूँगा ये भी 1/4 है, ये पूरा, और ये भी 1/4 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस 1/4 में तो APD शामिल है, लेकिन इस 1/4 में PBD ये पूरा शामिल है, अर्थात ये वाला भी कुछ क्षेत्र एक्स्ट्रा शामिल हो रहा है। कौन सा?
ये वाला क्षेत्र भी कुछ एक्स्ट्रा शामिल हो रहा है इस 1/4 में। वैसे ही इस 1/4 में ये कुछ एक्स्ट्रा क्षेत्र शामिल हो रहा है। तो अगर मैं इस ग्रीन वाले एरिया को इस पूरे में से कौन सा 1/4 प्लस 1/4 में से इस ग्रीन वाले क्षेत्रफल को घटा दे सकता हूं, तो मेरे पास जो बाकी बचेगा ये एरिया ही बचेगा PQD वाला। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है ग्रीन क्षेत्रफल, ग्रीन एरिया को इसमें से निकाल के आउट कर दो। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा आप मेरी बात को आप समझें ध्यान से। मैंने इसमें एक और काम किया, ग्रीन एरिया है, मैंने इसमें एक ग्रीन लाइन खींच दी। सही है, अब ध्यान से समझना कि ग्रीन लाइन से बन गया एक ट्राइंगल। आप ये तो जानते होंगे कि कोई सा भी ट्राइंगल है, अगर मैं उसके मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो हमको ये पता है कि अगर ये 2 है तो 1 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। और इसके अलावा हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 2 ट्राइंगल, ये ऊपर छोटा ट्राइंगल और नीचे बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, इनकी भुजाओं में अगर 1:2 का अनुपात है, इफ द रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 1:2 देन द एरिया रेशियो बिकम्स 1:4। तो इसका जो क्षेत्रफल रेशियो है, अनुपात है, वो 1:4 होगा। यानी कुल मिला के छोटा ट्राइंगल अगर 1 भाग है तो बड़ा ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 4 भाग, 1 और 4। पूरे ट्राइंगल का, यहां से मैं कह सकता हूं कि पूरे ट्राइंगल का 1/4 पार्ट होगा। पूरा ट्राइंगल अगर 4 यूनिट का है तो ऊपर वाला ट्राइंगल कितना का होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का, यानी पूरे ट्राइंगल का 1/4 पार्ट होगा। वैसे ही अगर आप मैं यहां पर ये दिखाऊं, इस ग्रीन लाइन से जब मैं इधर देख रहा हूं, ठीक है, तो इस पूरे ABC वाले ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल है, पूरे पैरेललोग्राम का आधा हुआ, उस आधे का भी ये जो है ये PBQ आधे का भी 1/4 हुआ। अर्थात ये जो ट्राइंगल है जहां ग्रीन क्षेत्र है वो पूरे पैरेललोग्राम का 1/8 है। ठीक है, आइए इन बात को लिखता हूं मैं और आपको और अच्छा स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि बीच वाले ये दोनों 1/4, दोनों 1/4 को आपको जोड़ देना है। आपने जोड़ दिया, फिर घटाना है ये ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाला पार्ट की जब मैंने बात की, इस ग्रीन लाइन से इधर पैरेललोग्राम हाफ हुआ और हाफ का भी 1/4 जो होता है ये ग्रीन एरिया आ गया। तो कितना हो गया ये ग्रीन एरिया, पूरे पैरेललोग्राम का 1/8 पार्ट हो गया। इस ग्रीन एरिया को ही तो घटाना है इसमें से, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 8 को एलसीएम में ले लो, 2 + 2 - 1 कितना आ जाएगा, 3/8। आपको ये समझ में आया यहां से कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती हो, ये कंडीशन कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है ना। तो PQD का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम का 3/8 होता है। अगर मैं पूरे पैरेललोग्राम को 8 यूनिट का बोलूंगा तो PQD का एरिया कितने का आएगा, 3 यूनिट का। इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से हटा दूं, कभी कभी ये पूछ सकता है कि इस ट्राइंगल के अलावा पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो आपको जानते हो कि अगर पूरा पैरेललोग्राम 8 का है जिसमें 3 ट्राइंगल का है तो 5 जो होगा वो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा, ये आप जानते होंगे। ठीक है भाई, ट्राइंगल अगर 3/8 है तो बाकी बचा हुआ क्षेत्रफल कितना हो गया, 5/8। ठीक है, अब आओ उसी सवाल पर। सॉल्व कर दो इसको, यही बात पूछी गई थी। ठीक है, पूरे ट्राइंगल का, अब ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, अगर पता है तो कितना समय लगेगा। पूरे ट्राइंगल, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना है, 24। APQ का एरिया चाहिए, आपको पता है कि पूरे पैरेललोग्राम का 3/8 होता है। खत्म करो बात को, 3 × 3 कर दो 9, आ गया जवाब। इतना सा काम था। ठीक है, लेकिन सवाल छोटा था, लेकिन कॉन्सेप्ट पता हो तब। वो कॉन्सेप्ट पता होने के लिए रटना नहीं है, समझना है। आपको कई सारी बातें समझ में आई होंगी। जब आप किसी प्रूफ को देखते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट करती हैं। मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे आई, पैरेललोग्राम हाफ कैसे हुआ, हाफ का हाफ कैसे हुआ, वो कैसे बना पूरा सीक्वेंस, उसमें कई छोटे छोटे सवाल जो आप करते हो उसका डेटा क्लियर हुआ होगा, उसकी बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी बात समझे। तो कभी भी कोई चीज़ समझाई जाए तो समझने का बरकस प्रयास करना चाहिए। बस एक टीचर का दायित्व ये होता है कि उसको आसान तरीके से बच्चों तक प्रेजेंट कर दे, और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत भुजाएं 10 और 8 सेंटीमीटर है। इनके शीर्ष लंब को मिलाने वाले एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12। ठीक,
अब की बार एक पैरेललोग्राम इसने बोला बना लो, आप भी बना लो एक पैरेललोग्राम, बन गया। फिर बोला गया इसकी संगत भुजाएं, ये 10 है और ये कितनी बोली गई 8, ठीक है। बोला गया इसके शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 12 है, ये लेंथ आपको 12 दी गई है। आपसे बोला गया टोटल एरिया निकालो इसका। अब आपको ये पता है कि डायगोनल करता क्या है। डायगोनल पूरे जो पैरेललोग्राम है समांतर चतुर्भुज उसका आधा आधा डिवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं जब ये जानता हूं कि डायगोनल आधा आधा डिवाइड कर देता है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं और इस ट्रायंगल का एरिया को डबल कर दूं तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा क्या? यस। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसका डबल कर देता हूं। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ट्रायंगल कैसा है? ये त्रिभुज है, कैसा? विषमबाहु, आइसोसेलेस सॉरी स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से। एस कैसे आएगा? तो इसका सबका जोड़ का आधा करूंगा, कितना हो जाएगा? 20, 30 का आधा 15 एस हो गया, तो 15 लिखा। 15 में से 10 गया, कितना हो गया? 5। 15 में से 12 गया, क्या हो गया? 3। और 15 में से 8 गया, क्या हो गया? 7। ठीक है भाई, 15 गुणा 15, 2 बार 15 और 1 15 बाहर, रूट 15। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसका मैं डबल कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा 30√7, और यही सवाल का जवाब है। ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया था, एक ट्राइंगल का एरिया निकालेगा, उसको डबल कर दो तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हीरोज फार्मूला मैंने लगाया है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला। ठीक है, बस थोड़ा सा जल्दी लगा दिया, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में P कोई बिंदु है स्थित है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग इकाई है तो PAB और PB का क्षेत्रफल का योग क्या होगा? ठीक, ये सवाल है। पूरे का एरिया कितना है? 40। APB और CPD का एरिया का टोटल पूछा गया है। अगर पूरे का 40 है ना, तो 40 का आधा कर दोगे 20, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी से काम करना है इसमें। ठीक है, आप कहोगे ये कैसे होगा? ठीक है, अब ये बात तो आएगी ना दिमाग में, कैसे होगा, 20 कैसे हो गया? ठीक है, देखो अगर मैं सवाल को रटाने लगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों की समझ ऐसी होती है कि अच्छा ऐसा सवाल है तो उसका उत्तर आधा कर दो, लेकिन आपको समझना है भाई पूरा बात। आप नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं लेके आएंगे तो आप बाकी लोगों से हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए बात को समझने के लिए उत्सुकता हमेशा कायम रहनी चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ बात हो रही है, इसका कारण क्या है, जानने की कोशिश हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ठीक है, एक उत्सुक व्यक्ति ही कुछ अच्छा अचीव कर पाता है। ठीक है, नहीं तो रटने वाली जो भीड़ है वो भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाते हैं। ठीक, तो आपको भीड़ के हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, आइए आप सही जगह पर हैं। ठीक है ठीक है ना, चलो आगे इस सवाल को करते हैं, पहले फिर बात करेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में P पर कोई बिंदु स्थित है। ठीक, ये मैंने पढ़ दिया था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में भी आ गई हुई बात। अब होगा क्या, देखो अगर मैं ट्राइंगल A, मुझसे जो पूछा गया, कौन सा पूछा कि APB और का एरिया, और एरिया मुझसे पूछा गया ट्राइंगल CPD का। ठीक, ये टोटल पूछा गया, इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2, बेस वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, AB बेस है, और ऊंचाई जो भी यहाँ पे होगी मैंने उस ऊंचाई को H1 कह दिया। ठीक है, तो आप भी H1 कह दो। CPD का एरिया निकालना है तो 1/2, बेस जितना AB है उतना ही तो CD है, कि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो मैं इसको AB लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? और इस लेंथ को मैंने यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इस लेंथ को मैंने H2 कह दिया, तो मैंने इसको H2 कह दिया। अब मैं 1/2 AB को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कॉमन आ गया और H1 और H2 अंदर रह गया। मुझे बताओ कि H1 और H2 है क्या? तो आप लिखोगे AB, H1 और H2 पूरे की ये ऊंचाई है H, 1/2 AB × H,
साफ सा लिख देते हैं, 1/2 AB इंटू एच। ए बी क्या है? आधार, और एच क्या है? ऊंचाई। यानी पूरे पैरेललोग्राम का जो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है उसको जोड़ने पर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ हो, क्योंकि केवल आधार गुणा ऊंचाई से पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है। 1/2 किया, यानी इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे पैरेललोग्राम का हाफ पार्ट रखता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए, और कोई सवाल हैं इसके अंदर? ये हो गए, ये हो गए। चलो वापस इस सवाल को देखते हैं क्या बोल रहा है। आइए, इस सवाल में देखिए बोला गया कि AB बराबर AC बराबर 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये बना लिया मैंने एक त्रिभुज जिसमें बोला गया ABC, ठीक है ना। AB बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर इसको लिख दिया। AC बराबर भी 28 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया मैंने। फिर इसके अलावा इसमें बोला गया DEF क्रम से AB। D कहाँ पर है? AB पर स्थित कोई बिंदु है, ये D पॉइंट है। E कहाँ पर है? BC पर क्रमशः है ना, तो यहाँ पर E लिखा, क्रमशः स्थित है इस तरह से। F कहाँ पर है? AC पर, F इधर बना लिया मैंने, ये 3 पॉइंट बना लिए। फिर उसके अलावा बोला गया कि DE और EF क्रमशः AC, यानी DE AC के बराबर समानांतर है। ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इसके समानांतर है। बड़ा शानदार सवाल है ये, ठीक है, और दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, और करने का तरीका जरा देखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद बोला गया EF AB के समांतर है। जो EF है ना, ये वाला, ये लाइन किसके समांतर है? AB के समांतर है। अच्छा, गौर करना मेरी बात पे। जैसे इसने समांतर रेखाओं की बात की तो हुआ क्या कि इसके, जैसे इस लाइन की बात की मैंने, ये किसके समांतर है? इस लाइन के, ठीक है। और ये कैसा बन रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल है पूरा, क्योंकि 28 और 28 है। ये बात समझ में आई मुझे कि अगर ये लाइन इसके समांतर है तो अगर ये एंगल थीटा है तो भाई साहब ये भी एंगल थीटा ही रहेगा। पहली बात तो ये 28 हो, ये 28 हो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। पहले तो मैंने इसको दिखा दिया। फिर मैंने कहा कि ये जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि इसके समांतर ही ये है। इतनी बात आपको क्लियर? वैसे ही इस लाइन के समांतर ये है, इस लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आप कहेंगे जितना एंगल ये है क्या उतना ही एंगल ये रहेगा? तो आप कहेंगे यस, बराबर रहेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब हुआ क्या कि ये जो है ना, यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे बन के आ रही है, वो ये है कि जितनी लाइन ये है, ठीक है, उतनी ही लाइन ये है। कहने का मतलब कि जितना BD है ना उतना ही ED है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना BDE, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो जो भुजाएं अगर ये जितनी ये है उतनी ये रहेगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होने की वजह से कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज जब बनता है, दो बराबर भुजाएं आधार के साथ बराबर ही कोण बनाती हैं। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, ठीक। इस वजह से जितनी ये साइड है उतनी साइड ये है। ये बात समझ में आ गई? वैसे ही आप यहाँ पर भी गौर करोगे कि भाई साहब जितनी साइड ये है ना उतनी साइड ये है। यानी मैं लिख सकता हूं इसको कि जितना मेरे पास CF है, जितना मेरे पास CF है, क्या उतना ही मेरे पास EC है? तो आप बोलेंगे यस, उतना ही है आपके पास EC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर भी फॉर्म हो रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज इधर भी बन रहा है, ठीक है। अब गौर करना मेरी बात पे। क्या पूछा गया? ADEF का परिमाप। कौन सा? ADEF का पेरीमीटर पूछा गया। पेरीमीटर यानी सारी साइड का सम पूछा गया। तो बड़ी समझ क्लियर बात है। 28 और 28 56 इसका आंसर हो गया। और ये बात मैं स्टार्टिंग में बोल सकता था 56, लेकिन आपको नहीं समझ में आता तो मैंने पूरी बात को समझाया। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब डिजाइन हुआ इसमें, तो हुआ क्या कि जैसे आपसे पूछा गया AD, फिर पूछा गया DE, और जितना DB है उतना ही तो DE है। तो यानी 28 का जो इतना भाग है, ये वाला भाग कहां चला गया? ऐसे मुड़ गया। इस 28 को ही मोड़ के, 28 के इतने पार्ट को ही मोड़ के ये बना दिया, और इस 28 के इतने पार्ट को मोड़ के ये बना दिया गया। और ये पूरा पेरीमीटर आपका, ये पूरा एक जो फिगर बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है, इसका एरिया एक्चुअल, इसका जो पेरीमीटर एक्चुअल में क्या बना, ये 28 का
कुछ भाग ये मुड़ गया, इस 28 का ये जितना पूरा 28 था ना, तो यहाँ से लेकर ये जो पार्ट था ये मुड़ गया और ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। कुल मिला के गेम पूरा वो 28 का ही था, 28 का ही था, ऐसे मुड़ गया। ठीक है, 28 थी, बीच में से कोई 2 पॉइंट आए, उसमें से ऐसे मोड़ के पूरा एक फिगर बन गया। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या रहा, 28 + 28 56, 56 इज द आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। तो बड़े इंटरेस्टिंग से ये सवाल हैं, कभी कभी इन सब देखो हर सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होगे। ठीक है ना, आगे देखो, बोला कि एक समांतर चतुर्भुज ए WXYZ है। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, WXYZ। फिर बोला गया PQ और R क्रमशः WZ, इस पे कोई पॉइंट्स हैं, इस पे पॉइंट कोई है P, Q किस पर है, WX पर Q, और R किस पर है, XY पर। यहाँ पे कोई पॉइंट्स हैं, ये कौन मिड पॉइंट्स है, Q इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, और R जो है XY इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, ये बन गया। फिर आपसे बोला गया क्या, L और M क्रमशः PQ और QR के मिड पॉइंट है। L किसका मिड पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट है L, और QR का मिड पॉइंट है कौन सा, M। ये बन गया। फिर आपसे बोला गया कि ट्राइंगल LQM और WXYZ में क्या रेशियो है, इनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। क्या बोला गया, ध्यान से समझना, QLM ये जो ट्राइंगल है, ठीक, ये जो ट्राइंगल है पूरा WXYZ के साथ एरिया में क्या रेशियो रखता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब जो बात मैं समझा रहा हूं ये समझ गए ना, सवाल क्या है, LQM का जो रेशियो है पूरे पैरेललोग्राम के सापेक्ष, पूरे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के सापेक्ष क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो जरा गौर करो मेरी बात पर जो मैं समझा रहा हूं। किसी भी पैरेललोग्राम पर अगर आप मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, P इसका मिड पॉइंट था WZ का, और R जो है XY का मिड पॉइंट था। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं, जैसे कि मैंने ये मिला दिया, ग्रीन लाइन के इधर पैरेललोग्राम हाफ है, ग्रीन लाइन के ऊपर भी हाफ है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा 1/2। मैं आ गया इस पूरे पैरेललोग्राम से ग्रीन लाइन के इधर वाले क्षेत्र पे, हाफ हो गया एरिया। अब ग्रीन लाइन में भी एक पैरेललोग्राम है, ग्रीन लाइन के इधर देखो जाकर, कौन सा, WPRX, इसको जरा गौर करो, कौन सा, WPRX। अब ग्रीन लाइन में अगर आप मिड पॉइंट्स को ऐसे मिलाते हो, तो मैं ये अभी हमने सीखा कि पैरेललोग्राम का एरिया जितना भी होगा उसका हाफ ये ट्राइंगल रखेगा। सही है, तो मैं इस ग्रीन लाइन के इधर यानी PQRX से मैं चला गया PQR में, यानी ग्रीन लाइन का जो PQR है, ये देखो ये हाफ हुआ, और हाफ का भी हाफ कौन सा है, PQR, यानी मैं पहुंच गया हाफ का हाफ करने पर ट्राइंगल PQR के एरिया पर। सही है, अब PQR से मैं जाऊंगा इस QLM वाले ट्राइंगल में, PQR से मैं जाऊंगा किसमें, ये ऐसे ही मैंने बनाया, PQR वाले ट्राइंगल से मैं जाऊंगा किसमें, LMQ वाले ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमको ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये L जो है PQ का मिड पॉइंट है, M जो है वो QR का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो एरिया में रेशियो 1:4 रहेगा, क्योंकि साइड रेशियो 1:2 होता है। ठीक, तो मैंने ये कहा कि ये जो QLM है ना, इस ट्राइंगल का 1/4 पार्ट रखता है। तो इस ट्राइंगल के एरिया पे पहुंचने के बाद मैं इस छोटे ट्राइंगल के एरिया पे पहुंचा, तो इस पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 पार्ट कर दिया, और मेरे पास आ गया आंसर क्या, 1/16। यानी ये छोटा ट्राइंगल है ना, पूरे पैरेललोग्राम का 1/16 पार्ट है, और ये मेरा आंसर है। आई होप ये बात आपको समझ में, किस तरह से मैंने समझाया आपको कि ये पूरे से हाफ पे आए, हाफ से हाफ पर आए, हाफ का 1/4 किया, ये ट्राइंगल आपको दिख गया। यानी पूरे पैरेललोग्राम अगर 16 यूनिट का है तो छोटा ट्राइंगल जो है वो कितना है, 1 यूनिट का है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, और भी तरीके हैं, दिखाऊं मैं, देखो जरा ध्यान से, और मज़ा आएगा समझने में। हटाओ इसको।
पी क्यू है ना, पी क्यू आर, देखो कितने आसानी से एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा गौर करना जरा। ये पी क्यू का भी मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, कोई भी मिड पॉइंट मैंने मान लिया, और मैंने काम क्या किया, इसको इससे मिला दिया। इतना करने पर मुझे यहाँ पर कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं, और ट्रायंगल कौन कौन से देखना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ग्रीन लाइन के इधर 8 ट्रायंगल हैं, तो ग्रीन लाइन के ऊपर भी 8 ट्रायंगल, इक्वल 8 ट्रायंगल होने चाहिए। तो 8 और 8 क्या हो गया, 16, और 16 में से ये जो ट्रायंगल आपसे पूछा गया था वो एक ट्रायंगल है, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से। ठीक है, आगे कुछ है, आगे नहीं है कुछ। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतने ही सवाल हैं अभी पैरेललोग्राम का। इतने सवालों को आप अच्छी तरह से कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, समझे बात को बहुत अच्छी तरह से, जो चीज़ें आज समझाई गई, आज बताई गई। ठीक है, और आगे कुछ और पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आगे कुछ इसी तरह से और सीरीज जारी रहेगी, और आप देखते जाओगे धीरे धीरे करके, जब आपके नोट्स बनते चले जाएंगे तो एक ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियरिटी आपके पास होगी, और एक उत्साह होगा सवालों को ढूंढ ढूंढ के करने का। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।